नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ रहे होंगे और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख करके एग्ज़ाम के और करीब पहुंच रहे होंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। कारण ये था कि हमने परसों आपसे कहा था कि 12 बजे आपकी क्लास हम ले लेंगे, लेकिन हम वापस नहीं आ पाए, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। पर आप परेशान मत होइएगा, हम आने वाले समय में एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इस चीज़ को कंपनसेट कर देंगे, ताकि आपका जो नुकसान हुआ है वो कवर हो सके। बाकी आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस रेगुलर ही चलती है और आने वाले समय में भी आपको यही रेगुलरिटी देखने के लिए मिलेगी। चलिए, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपको याद होगा हम अपनी दूसरी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। हम सेकंड यूनिट को स्टडी कर रहे हैं और इस दूसरी इकाई में हमने तीसरे अध्याय को पढ़ना शुरू किया था। हमने थर्ड चैप्टर को स्टडी करना शुरू किया था और तीसरे अध्याय का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम ये भी जानते हैं कि ये 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका दूसरा अध्याय है, उसका सेकंड चैप्टर है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा कर ली थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो पहले एक बार जो हमने एक रिवाज बनाया था कि हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो पहले हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। और दूसरी बात, अभी बीच में मैंने आपसे एक और वादा किया था कि हम मैपिंग भी लगातार करेंगे, लेकिन बीच की कुछ क्लासेस में मैंने मैपिंग को जानबूझ करके रोक दिया था। वो इसलिए कि पहले मैं चाह रहा था थोड़ा आपका रिदम बन जाए। अब चूंकि आपका रिदम बन गया है, तो आज से हम उसे रिज्यूम करेंगे और भारत के मैप की जो यात्रा हमने शुरू की थी उसी को हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। और आज हम यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस करेंगे। आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शों की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था पहले एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि तीन शब्द होते हैं। एक शब्द होता है हाइपोथेसिस, एक शब्द होता है थ्योरी और एक शब्द होता है प्रिंसिपल या लॉ। इन तीनों में बेसिक अंतर हमने समझा था कि हाइपोथेसिस किसी भी घटना का एक रेशनल गैस या एजुकेटेड गैस है। मतलब आपने कोई घटना देखी और आपने उसके बारे में तार्किक अनुमान लगाया कि साहब पृथ्वी के घूमने का फला फला कारण है। आपने अपना एक लॉजिक दे दिया। आपने कहा कि हो सकता है कि किसी पिंड की टक्कर लगी हो जिसकी वजह से पृथ्वी घूम रही। आपने ये कह दिया कि यह भी पॉसिबल है कि जब अर्थ बन रही होगी तो वो पार्टिकल ही घूम रहे होंगे। तो चूंकि वो पार्टिकल घूम रहे थे, इस वजह से अर्थ घूम रही है। इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जब एक हाइपोथेसिस को बहुत सारे प्रमाणों का या साक्ष्यों का साथ मिलने लगता है, बहुत सारे एविडेंस का सपोर्ट मिलने लगता है और कई बार इसका परीक्षण किया जाए, कई बार इसे टेस्टिफाई किया जाए, तो इसे हम थ्योरी का नाम देते हैं, इसे हम वाद का नाम देते हैं या मत का नाम देते हैं। उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है, द बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी को लेकर के हमारे पास बहुत से एविडेंस हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसके बारे में श्योर हैं। थ्योरी के बारे में श्योर नहीं हुआ जाता, पर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिलने लगता है तो हम उसे थ्योरी का नाम देते हैं। और कोई भी हाइपोथेसिस या थ्योरी लॉ तब बनती है जब उसकी सार्वभौमिकता स्थापित हो जाए, जब वो यूनिवर्सल हो जाए। अर्थात जो एक लॉ बना दिया जाए वो हर एक परिस्थिति में काम करेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह काम करता है। अगर मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो ये हमने तीन बेसिक अंतर समझे थे। फिर हमने चर्चा की थी द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। पहले हमने आपको ये बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया बिग बैंग थ्योरी, ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री
जॉर्ज लेमेंतिर के द्वारा दी गई थी। फिर वहीं हमने डिस्कस किया था एक साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि फ्रेड हॉयल के द्वारा प्रेजेंट की गई थी। इसी तरह हमने और भी अलग अलग थ्योरीज की बात की थी। हमने पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को डिस्कस किया था, जो डॉक्टर सैंडेस के द्वारा प्रेजेंट की गई थी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की थ्योरी या हाइपोथेसिस यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के दी गई। पर फिलहाल जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेल्जियम के एक प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा पेश की गई थी। हमने ये भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि इस थ्योरी में कहा गया कि 13.7 बिलियन ईयर अगो जितना भी यूनिवर्स हम देखते हैं वो एक छोटे से पार्टिकल में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया, जिसे विलक्षणता कहा गया। इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इससे बहुत सारी एनर्जी निकली। वही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल बने, जिसमें ग्लूऑन्स का नाम आता है, क्वार्क का नाम आता है, लेप्टॉन का नाम आता है। आगे जाकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। फिर 3 लाख साल के बाद ब्रह्मांड जो है वो विजिबल हुआ। फाइनली जो ब्रह्मांड है वो दृश्यमान हो गया। और लगभग 5 अरब साल पहले 5 बिलियन ईयर अगो हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, और लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, अर्थ का ओरिजिन हुआ। हमने ये भी समझा था कि बिग बैंग को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य दिए गए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन हबल का। एडविन हबल, जिनके नाम पर हबल टेलीस्कोप है, इन्होंने 1920-21 में ये बताया रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की परिघटना के आधार पर कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और इसी के द्वारा पता पड़ा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। इसी बात को आधार बना करके जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी पेश की थी, महाविस्फोट सिद्धांत पेश किया था। फिर हमने एक और चीज देखी थी, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। ये वो ऊर्जा के अवशेष हैं जो कि उस समय के हैं जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो उसके आधार पर भी बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है, महाविस्फोट सिद्धांत को सपोर्ट किया जाता है। इसी से जुड़ी हुई 2 एडिशनल बातों की चर्चा हमने की थी। एक हमने डिस्कस किया था कि जब ब्रह्मांड बना तो उस समय 4 बल प्रभावी थे, उस समय 4 बड़े फोर्सेस इफेक्टिव थे, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स आता है और वीक फोर्स आता है। यहीं पर हमने ये भी जाना था कि अभी भी हम उस पार्टिकल को नहीं खोज पाए हैं जो सबसे पहले बना या सबसे मौलिक कण है या फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इसी की खोज के लिए 2010 में सर्न, जो कि पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, जेनेवा में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहते हैं, और गॉट पार्टिकल या हिग्स बोसान की खोज शुरू हुई 2012 में। हमें रिजल्ट मिला और उससे मिलता जुलता एक पार्टिकल मिला। याद रखिएगा, हिग्स बोसान नाम इसलिए है क्योंकि वो कण जो कि सबसे मौलिक कण है, जो दूसरे कणों को द्रव्यमान देता है, जो दूसरे पार्टिकल को मास देता है, इस थ्योरी को 2 लोगों ने पेश किया था, पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस। इसीलिए उसे हिग्स बोसान कहा जाता है। जबकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि लियोन लिंडरमैन ने हिग्स बोसान के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, द गॉड पार्टिकल, क्योंकि वो पहला ऐसा कण है जिससे पूरी दुनिया की रचना हुई है। आज ना एनसीईआरटी में, जब मैंने आपसे कहा था ना कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आज आखिरी चैप्टर जब मैंने ये ख़त्म किया तो उसमें एक एक्सरसाइज लिखी हुई थी कि स्टार डस्ट के बारे में पता कीजिए, अलग से लिखा हुआ था। तो आई सर्च फॉर द स्टार डस्ट, और एक बात पता पड़ी कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी, उसमें स्टार डस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टार डस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम क्लास के अंत में
चर्चा करेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी वो आपने रिकॉल करनी है और दोबारा से आपका दिमाग क्लास से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो सर पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को तो डिस्कस कर लिया था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस कर लिया था। अब हमें ये चर्चा करनी है कि तारे, ग्रह और पृथ्वी, इनका निर्माण कैसे हुआ, स्टार, प्लैनेट और अर्थ, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब देखिए, अगर हमने ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया, अगर हमने प्लैनेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को देख लिया, तो इसका मतलब हमने पृथ्वी के निर्माण को भी देख लिया। तो इन तीन टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें जो चीज़ें लिंक हैं वो अच्छे से समझ में आ सकें, सारी चीज़ें बड़े स्पष्ट तरीके से क्लियर हो सके। पर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मुझे आपको देना है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछली क्लास में या जब हम छठवीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने लाइट ईयर के बारे में पढ़ा था। अब जरूरत है कि हम उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा और इन्हांस करें और कुछ नई बातें हम लाइट ईयर के बारे में जानें। तो हमने क्या पढ़ा था पिछली बार में, एक बार में क्विकली आपको रिवाइज कराता हूँ। तो हमने लाइट ईयर के बारे में जो बातें पढ़ी थी उसी में हम कुछ बातें ऐड करेंगे। तो प्रकाश वर्ष के बारे में हमने पढ़ा कि यह एक दूरी का मापक है, यह डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है। ठीक है, दूसरी बात आप जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये भी आपको पता है। तीसरी बात अब जो यहां से हम ऐड करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति कितनी होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की गति होती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कितनी भयंकर स्पीड है, एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर, इतनी भयानक भयंकर स्पीड होती है लाइट की। अब यहीं से ना दोस्तों दो इंटरेस्टिंग सवाल बनने लगे हैं एग्जाम में। पिछले बार हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ और मून, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमने जाना था कि सर लगभग 3,84,000 किलोमीटर का डिफरेंस है, इतना अंतर है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्थ और सन, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट 149.7 मिलियन किलोमीटर, याद आ रहा होगा आपको, हमने छठवीं कक्षा की एनसीईआरटी में ये डिस्कस किया था। अब सवाल ये आने लग रहे हैं कि सर ये दूरी तो किलोमीटर में है, लेकिन अगर इसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में तोड़ें तो ये कितनी निकल करके आएगी। लाइट ईयर के हिसाब से अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा और लाइट ईयर के हिसाब से मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो याद करो, हमने डिस्कस किया था कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती हैं। तो अगर इतना समय इन्हें लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में प्रकाश वर्ष को मापा जाए, अर्थ और सन के बीच में लाइट ईयर को मेजर किया जाए, तो ये दूरी 8 मिनट 20 सेकंड निकल करके आएगी, 8 मिनट 20 सेकंड निकल करके आएगी। वहीं दोस्तों अगर हम मून और अर्थ के डिस्टेंस की बात करें तो ये है 1.25 सेकंड लाइट ईयर। मतलब प्रकाश को अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचाना चाहें तो 1.25 सेकंड लगेंगे। यही डिस्टेंस है लाइट ईयर के रूप में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। तो ये इंफॉर्मेशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसको बनाया भी हुआ है कि अर्थ और मून, ये जो एग्जैक्ट समय लग रहा है ना, ये 1.255 सेकंड का समय है लाइट ईयर के रूप में। और यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है कि पृथ्वी और सूर्य, तो एग्जैक्ट ये है 8.3 लाइट ईयर, 8.3 मिनट।
ओके, इसको और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 8.311 ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी अब प्रश्न बनने लगे हैं। पहले सिर्फ जो प्रश्न पूछे जाते थे वो किलोमीटर के रूप में पूछे जाते थे, अब लाइट ईयर के रूप में पूछे जाने लगे। तो एक बार रिकॉल करेंगे मेरे साथ। अगर कोई आपसे पूछे कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितने प्रकाश वर्ष की दूरी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ इन टर्म ऑफ द लाइट ईयर, तो जवाब देंगे 1.25 सेकेंड लाइट ईयर, 1.25 प्रकाश वर्ष, सेकंड प्रकाश वर्ष। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितने प्रकाश वर्ष की दूरी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इन टर्म ऑफ द लाइट ईयर, तो जवाब क्या दे रहे होंगे कि दोनों के बीच में 8.31 मिनट प्रकाश वर्ष की दूरी है। यह आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और अब हमें चर्चा करनी है कि तारे, ग्रह, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ, स्टार और प्लैनेट, इन सभी का ओरिजिन कैसे हुआ। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी बहुत फोकस होकर के इस टॉपिक को समझेंगे। चलो अब ध्यान दो, इसको बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमारी शुरुआत होगी दोस्तों बिग बैंग से। ठीक है, बिग बैंग कब हुआ था, तो आप बताएंगे सर 13.7 बिलियन ईयर अगो, 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड बना, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अब हमने देखा था कि जैसे ही महाविस्फोट हुआ यहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा निकली, आगे जाकर के यही ऊर्जा पदार्थ में बदल गई, यही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। याद आ रहा है आप लोगों को, यही ऊर्जा पदार्थ में जाकर के बदल गई, मैटर में जाकर के बदल गई। और पदार्थ बने क्या, तो सर सबसे पहले कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल बने, सबसे पहले कुछ सब एटॉमिक पदार्थ बने, जिसमें क्या आता है, जिसमें ग्लूऑन का नाम आता है, जिसमें लेप्टॉन का नाम आता है, जिसमें क्वार्क का नाम आता है। आगे जाकर के यही पदार्थ परमाणु बन गए और सबसे पहले हमें जो चीजें देखने मिली, हमें गैस देखने के लिए मिली ब्रह्मांड में, और गैस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। और गैस भी कौन सी, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कुछ समय के बाद हीलियम जैसी गैसें हमें देखने के लिए मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको याद होगी जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। बिग बैंग हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकली, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई, इसी मैटर के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी, और इसी मैटर के द्वारा डस्ट पार्टिकल का निर्माण हुआ, इसी के द्वारा धूल के कणों का निर्माण हुआ। अब हमारे ब्रह्मांड में हमने चर्चा की थी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या हुआ ये समझने की जरूरत है। देखिए, इसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि ये जो गैस के कण हैं और गैस और धूल के कण हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और दूसरा इसमें एक और फोर्स है कोहेसिव। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप इतना याद रखें कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये धूल के कण और बादल आपस में जुड़ने लगे या फिर आपस में नजदीक आने लगे, और इन्होंने एक बादल का निर्माण किया, इन्होंने एक क्लाउड बनाया। और ऐसे बादल को आप क्या कहेंगे, चूंकि ये बादल गैस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ ये बादल था, और इसी बादल को हम निहारिका कहते हैं, इसी को हम नेबुला के नाम से जानते हैं। यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हैं कहानी को।
बिल्कुल स्पष्ट कहानी है। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, मैटर से बना गैस और डस्ट पार्टिकल। ग्रेविटी की वजह से गैस और डस्ट पार्टिकल पास में आ गए और पास में आकर के उन्होंने बादलों का निर्माण किया, पास में आकर के उन्होंने क्लाउड का फॉर्मेशन किया। और गैस और धूल के कणों से बने हुए इस बादल को हम नेबुला का नाम देते हैं, निहारिका का नाम देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसी नेबुला से दो इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी, एक तो तारा, और एक तारे नहीं, बहुत सारे तारे। और जब ये तारे आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम आकाश गंगा का नाम देते हैं, गैलेक्सी का नाम देते हैं। अब हमें ये समझना है कि सर यहाँ तक तो हमें पता था कि इस नेबुला से तारे बनते हैं, आज आपने ये भी बता दिया कि ये नेबुला कैसे बनी। तो सर अब हमारे दिमाग में ये क्लियर है कि सबसे पहले पदार्थ कैसे बने। सर अब हमें ये भी पता है कि नेबुला कैसे बनी, और हमें ये भी पता है कि इस नेबुला से तारे, आकाशगंगा, ग्रहों, इन सब का निर्माण हुआ है। लेकिन प्रश्न हमारे दिमाग में ये है, जो अब तक आपने नहीं बताया, कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। चलो अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप 2 मिनट कंसीडर कीजिए कि जो नेबुला है ना दोस्तों, नेबुला एक पानी की बहुत बड़ी बाल्टी है, नेबुला एक बहुत बड़ी बकेट है। और इस पानी की बाल्टी से मैंने एक मग्गा पानी बाहर निकाल लिया, मैंने एक जग पानी बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसको मैं इस आसान ज्योग्राफी की भाषा में समझाऊं कि इस नेबुला में, जिसमें बहुत सारे गैस और बहुत सारे धूल है, इसमें से हमने एक हिस्सा बाहर निकाल लिया, मतलब एक बादल हमने यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये किस चीज का बादल है, तो ये गैस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। अब इसमें प्रक्रिया को हम समझते हैं कि क्या होगा और किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। ध्यान देना एक एक टॉपिक पर। देखो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब ये बादल आया तो धीरे धीरे इस बादल में केंद्र बनना शुरू हो गया, इसमें कोर का फॉर्मेशन शुरू हो गया। कैसे? केंद्र ऐसे बना कि जितनी भी गैसें थी और डस्ट पार्टिकल थे वो एक जगह पर इकट्ठे होने लगे। अब जैसे ही बहुत सारी गैस और डस्ट पार्टिकल एक जगह पर इकट्ठे होने लगे, जो इसका केंद्र है, इसका द्रव्यमान बढ़ने लगा, इसका मास लगातार बढ़ने लगा। अब आप जानते हैं जैसे ही द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे ही मास बढ़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है। अब जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा तो और सारे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल केंद्र की ओर आने लगे, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ बहुत सारे पार्टिकल की आंतरिक गति होने लगी, इनवर्ड मोशन होने लगा। अब केंद्र में और भी ज्यादा मैटर आ रहा है, अब कोर में और भी ज्यादा पदार्थ आ रहे हैं। फिर आगे जाकर के देखा कि इसी केंद्र में गति भी शुरू हो गई और ये घूमना शुरू कर दिया। अब आप समझना इस बात को, इसका मास लगातार बढ़ गया और अब ये घूमना चालू कर दिया। तो जैसे ही ये घूमना चालू किया, और भी ज्यादा पदार्थ इसमें आने लगे, और भी ज्यादा मैटर इसके पास आने लगा। एक समय इतनी बड़ी मात्रा में पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे हो गए कि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो गई। और जैसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, हाइड्रोजन अब हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, और अब इसने तारे का रूप ले लिया, अब इसने स्टार का रूप ले लिया। तो इस तरह दोस्तों तारे का निर्माण हुआ, इस तरह स्टार का फॉर्मेशन हुआ। अब एक बार ना इसको सिंपल कहानी के रूप में सुनो, बोर्ड पर तो आपने देख लिया, अब कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ। 2 मिनट ना चीजों को इमेजिन करना जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ। पहले इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा बादल है, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और जिसमें बहुत सारे धूल के कण हैं। ठीक है, इस बहुत बड़े बादल का हमने एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला, एक छोटे से हिस्से को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक बादल है। ठीक है, इसे हम निहारिका या नेबुला कह रहे हैं।
अब ये जो हमने बादलों का हिस्सा निकाला है, जिसमें एक गैस यहाँ है, एक गैस यहाँ है, यहाँ डस्ट पार्टिकल है यहाँ, अब धीरे धीरे ये केंद्र में आना शुरू हो गए, धीरे धीरे ये कोर में आना शुरू हो गए। जैसे ही ये केंद्र में आना शुरू हुए, केंद्र का द्रव्यमान बढ़ने लगा, कोर का मास बढ़ने लगा। अब जैसे ही कोर का मास बढ़ेगा, अल्टीमेटली ग्रेविटी भी बढ़ने लगी, गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगा। अब जैसे ग्रेविटी बनी तो और भी कण इसके पास आने लगे, और भी पार्टिकल इसके पास आने लगे। तो जैसे जैसे पार्टिकल आते जाएंगे, द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आया कि इसमें किसी घटना की वजह से, किसी फिनोमिना की वजह से गति भी शुरू हो गई और इसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। अब आप ऐसे समझो कि इसमें द्रव्यमान बहुत है, इसमें ग्रेविटी बहुत है, और अब इसने गोल 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 घूमना शुरू कर दिया। जब इसने गोल गोल घूमना शुरू किया, और भी ज्यादा पार्टिकल इसकी ओर आने लगे। एक समय पर इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा हो गया, इसका मास इतना ज्यादा हो गया कि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो गई, और जब इसमें नाभिकीय संलयन शुरू हुआ तो हमारे तारे का निर्माण हो गया, हमारे स्टार का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हमारा तारा बना है, इस तरह से हमारे स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बताएंगे कि निहारिका से तारा बना है, नेबुला से बना है। और आप अब ये भी बता पाएंगे कि कैसे बना है, इस प्रोसेस को भी आप समझा पाएंगे। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए कि तारा कैसे बना, ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि स्टार कैसे बना। अब हमें यह समझना है कि सर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, आखिर प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब इसको समझो। देखो, तारे का निर्माण हो गया तो यहां बीच में मैं लिख रहा हूं सन। अब सन का फॉर्मेशन हो गया। अब सन एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो सन ने बहुत सारे पदार्थों को अपनी तरफ तो खींच लिया था, लेकिन जितने भी पार्टिकल बचे हुए थे ना, वो इसके चारों ओर घूमने लगे, कुछ इस तरह, जैसे एक डिस्क होती है ना, डिस्क की तरह वो इसके चारों ओर घूमने लगे। और ये इनमें क्या है, इन पदार्थों में क्या है, तो सर इनमें गैसें हैं और इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। तो सूरज जब बन रहा था तो बहुत सारे पदार्थ तो अब सूरज में आ चुके हैं। मतलब ये समझो कि इस बादल का 99.8% जो हिस्सा है वो अब किस में आ गया है, सन में। और जो 0.2% हिस्सा बचा हुआ है वो अब सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, वो इस सन के चारों ओर इस तरह से रोटेट करने लगा, एक डिस्क की तरह से। अब इसमें अगली प्रक्रिया को सुनो। अब ये जो गैस और डस्ट के पार्टिकल है ना, इनके बीच में एक बल ने काम किया जिसे ससंजन का बल कहा जाता है, या जिसे इंग्लिश में कोहेजन कहा जाता है। ठीक है, कोहेजन या कोहेसिव, अधेसिव, कोहेसिव, इस प्रकार के फोर्स होते हैं। हो सकता है कि मेरा उच्चारण गलत हो, पर मोटे मोटे तौर पर उसे यही कहा जाता है, कोहेजन या कोहेसिव, अधेसिव, अधेजन, इस प्रकार के शब्द निकल करके आते हैं। अब ये जो दो फोर्स होते हैं, ससंजन या कोहेजन का मतलब होता है जब दो एक जैसी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो इसे कोहेसिव कहा जाता है, और जब दो अलग अलग चीजें जुड़ती हैं तो उसे अधेसिव कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ना ये दो पेन है, तो पेन एक जैसी चीजें हैं, तो अगर ये आपस में जुड़ेंगी तो ये कोहेजन कहलाएगा। लेकिन अगर मुझे इस पेन को इस चश्मे के डिब्बे के साथ जोड़ना है तो ये अधेसिव कहलाएगा, ये अधेजन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी कोहेजन की प्रोसेस शुरू हुई, और उस वजह से क्या हो गया दोस्तों, जो एक जैसी चीजें थी, जैसे गैस गैस आपस में जुड़ गई, और जो डस्ट पार्टिकल थे वो डस्ट पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल जुड़ गए। तो जब ये होने लगा तो इससे छोटे छोटे पिंडों का निर्माण होने लगा, छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी बनने लगी, और इन्हीं छोटे छोटे पिंडों को ग्रहाणु कहा जाता है, इन्हीं को प्लेनेस्टिमल कहा जाता है।
ये शब्द आप लोगों ने जब आप एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी की, तो वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल होगा, प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस या ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु का अर्थ ये है, सूर्य के चारों ओर जो गैस और डस्ट पार्टिकल घूम रहे थे, जब ये आपस में जुड़ करके इन्होंने छोटे छोटे पिंड बना लिए, इन्हीं छोटे पिंडों को ग्रहाणु कहा जाता है, इन्हीं छोटे पिंडों को प्लेनेस्टिमल कहा जाता है। आगे जाकर के दोस्तों यही ग्रहाणु, यही प्लेनेस्टिमल आपस में जुड़ गए, जिसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल और कोलिजन था। ये आपस में टकराए तो भी पिंड एक दूसरे से जुड़े और ग्रेविटी की वजह से ये आपस में जुड़ गए। तो ये जो छोटे छोटे पिंड जिन्हें ग्रहाणु कहा जा रहा है, जिन्हें प्लेनेस्टिमल कहा जा रहा है, यही बाद में जुड़ करके ग्रहों का निर्माण किया। इन्होंने बाद में जुड़ करके प्लैनेट का फॉर्मेशन किया। अब देखिए, जब भी कोई चीज आप होती है ना, अर्थ में कोई भी चीज होती है, तो पहले भारी चीजें आपस में जुड़ती हैं, फिर हल्की चीजें आपस में जुड़ती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शुरुआत में जितने भी रॉकी प्लैनेट थे वो रॉकी प्लैनेट कहलाए। इसके बाद गैस जाइंट देखने के लिए मिले और फिर हमें आइस जाइंट देखने के लिए मिले। क्योंकि दोस्तों सूर्य के पास में सिर्फ रॉक ही रह सकती थी और फिर सूर्य के दूर गैस और उसके बाद जल रह सकता था। यही प्रक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जल होता है, फिर वो क्या बनेगा, अल्टीमेटली गैस बनेगा। तो सूर्य के पास सबसे पास रॉकी प्लैनेट बने, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद गैसीय ग्रह बने और इसके बाद फिर दोस्तों आइस जाइंट का निर्माण हुआ। इसके बाद बर्फीले ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे, उन्होंने 8 बड़े ग्रहों का निर्माण किया, 8 बड़े प्लैनेट का फॉर्मेशन किया, बहुत सारे बौने ग्रहों का निर्माण किया, बहुत सारे क्षुद्र ग्रहों को बनाया, बहुत सारे कॉमेट बने और बहुत सारे उल्का पिंडों का निर्माण हुआ। तो ये जो 0.2% हिस्सा है ना बादलों का, उनसे हमारा पूरा सौरमंडल बना हुआ है, उससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि इस बादल का 99.8% हिस्सा किसमें समा गया था, सूरज में समा गया था। बाकी जो 0.2% हिस्सा है, उसने सूरज के चारों तरफ घूमना शुरू किया। कोहिजन के कारण, अर्थात एक जैसे पदार्थों के जुड़ने के कारण गैसें आपस में जुड़ी, फिर जो डस्ट पार्टिकल थे वो आपस में जुड़े, फिर इन दोनों के बीच में भी टक्कर हुई, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी ने काम किया, तो छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल का, सेलेस्टियल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इन्हीं छोटे पिंडों को ग्रहाणु कहा जाता है। यही ग्रहाणु आगे जाकर के ग्रह बन गए और जो हिस्सा बच गया वो बौने ग्रह, उपग्रह और अदर सेलेस्टियल बॉडी के रूप में दिखाई देता है। तो यही है पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी पर, जिसके द्वारा हमारे पूरे ब्रह्मांड में तारों का निर्माण हुआ और तारों के चारों तरफ घूमने वाले आकाशीय पिंडों या खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी, ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं इसको पीपीटी से आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की घटनाएं हुई, किस तरह की प्रोसेस आगे बढ़ी। ठीक है, एक बार देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा और पदार्थ का असमान वितरण था। गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप पदार्थ एकत्रित हो गए, निहारिका का निर्माण हो गया, निहारिका से आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ। तारे लगभग 5 से 6 अरब साल पहले बने हैं और हमारे सूरज की जो आयु है वो लगभग 5 अरब साल है और पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4.5 अरब साल है, 4.5 बिलियन ईयर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें आगे जो कहानी हमने आपको सुनाई थी, तो ये पूरी कहानी है, अब इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली पिक्चर। अब इस पिक्चर में समझने की कोशिश करना। ये जो आप देख रहे हैं ना गैस क्लाउड, ये किसका हिस्सा है, ये एक नेबुला का हिस्सा है। अब इसमें क्या हुआ, इसके केंद्र में बहुत सारी चीजें आना
शुरू हो गई। अब जैसे ही केंद्र में चीजें आई तो और भी चीजें इसके पास आने लगेंगी। तो यहाँ पर फिर क्या शुरू हो गया, यहाँ पर नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, जिससे सन का फॉर्मेशन हुआ। और सन के चारों तरफ आप देखो इस तरह डिस्क के रूप में चीजों ने घूमना शुरू कर दिया। इस तरह चीजें चारों तरफ घूमने लगी। फिर इसी डिस्क से आप देखेंगे छोटे छोटे कणों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम ग्रहों के नाम से जानते हैं। कोहिजन का मतलब होता है जब दो एक जैसी चीजें आपस में जुड़ती हैं। अधेजन का मतलब होता है जब दो अलग अलग चीजें आपस में जुड़ती हैं। एक डायग्राम के द्वारा बड़ा स्पष्ट है, ये कोहेजन है और ये अधेजन है। ठीक है, अब इसमें देखें ग्रहों का निर्माण। द स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ द गैस विद इन अ नेबुला। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप्स led to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotating disk of a gas and dust developed around the gas core. तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण हुआ और इसी गैस कोर के चारों तरफ गैस और धूल के कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन शुरू हुआ और पदार्थ के छोटे गोलों का विकास ससंजन या अधेजन के कारण ग्रहाणु के रूप में हो गया। यही ग्रहाणु आगे जाकर के ग्रहों के रूप में बदल गए। तो अब आपको ये पूरी भाषा समझ में आएगी। मुझे पता है कि अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी को जब हम खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम अटकते हैं। और क्या होता है कि जब हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान ना तथ्यों पर होता है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में यही भरा जाता है कि हमें तथ्यों के पीछे भागना है। तो हम इन छोटी छोटी बातों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जब हम यहाँ से प्रश्न बनाएंगे अभी, तो आप देखोगे कि कितने अच्छे स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं। उस प्रक्रिया को हम मिस कर जाते हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरी प्रोसेस आपको पता रहेगी। एक बार मैं क्विकली स्टोरी को रिवाइंड करता हूँ ताकि दिमाग में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रीफली हमने ये डिस्कस किया कि साहब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से बहुत सारा मैटर बना। इस मैटर में गैस और डस्ट पार्टिकल थे। गैस और डस्ट पार्टिकल आपस में जुड़ करके नेबुला बन गए। इसी नेबुला में जब बहुत सारी गैस और डस्ट पार्टिकल पास में आ गए तो एक कोर का निर्माण हुआ। इसी कोर में आगे जाकर के नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, जिससे तारे का निर्माण हुआ। इसी तारे के चारों ओर जितना हिस्सा बचा हुआ था गैस के बादल का, वो चारों ओर घूमने लगा। इसमें दो बलों ने काम किया, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और एक ससंजन का बल, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, जिस वजह से पहले छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ, जिसे ग्रहाणु कहा जाता है, प्लेनेस्टिमल कहा जाता है। आगे जाकर के यही ग्रहाणु 8 बड़े ग्रहों में सामने आए, 8 बड़े प्लैनेट्स बन गए और बाकी चीजें उपग्रह, बौने ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों के रूप में बची रह गई। तो ये है पूरी कहानी फॉर्मेशन ऑफ द स्टार एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट की। एक बार मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा डायग्राम से, पर फिर भी ये पूरी कहानी 1 मिनट बिल्कुल शांति से अपने दिमाग में रिकॉल करो, ताकि कोई भी डाउट आपके पास ना रह जाए। और अगर पॉसिबल है ना, वीडियो को पॉज करो, एक पेपर लो, ये करो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये करो। वीडियो को पॉज करो, एक पेपर लो और उसमें ये बनाओ कि अच्छा पहले क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, फिर उससे ये पूरी कहानी। ठीक है, ये पूरी कहानी एक बार रिकॉल करो। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, या फिर वीडियो पॉज कर लो और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो काम अभी मैंने आपको करने दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, इधर इसी टाइम पीरियड में, या फिर आपने वीडियो को पॉज करके इस पूरी प्रोसेस को रिकॉल किया होगा। या कहीं पर भी आपको डाउट है ना, तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि आप दोबारा चीज़ों को उसी स्पीड पर रिवाइंड कर सकते हो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ब्रह्मांड कैसे बना। हमने ये भी जान लिया
कि तारे कैसे बने, यहाँ तक कि हमने ये भी समझ लिया कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, आखिरकार प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हमें थोड़ा सा डिटेल में ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा अर्थ का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। तो अर्थ के ओरिजिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं एक छोटी सी आउटलाइन आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब कहानी किस दिशा में आगे जाने वाली है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हिस्से में तो हम यही समझेंगे कि जो हमारी प्यारी अर्थ है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसमें भी ना हमें दो प्रकार की हाइपोथेसिस देखने के लिए मिलेंगी। एक तो रिलीजियस हाइपोथेसिस जो हमारे काम की नहीं है, धार्मिक संकल्पनाएं, हर एक धर्म का अपना एक तरीका है पृथ्वी की उत्पत्ति को बताने का, जो हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक हाइपोथेसिस, अर्थात वैज्ञानिक संकल्पनाएं। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों की संकल्पनाएं हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे एम्यूनियल कांट की फिलॉसफी को, हम लाप्लास की हाइपोथेसिस को भी पढ़ेंगे, और हम ऑटो शिमिड के हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड फिलॉसफी कौन सी है या हाइपोथेसिस कौन सी है, तो वो है बिग बैंग। और बिग बैंग की चर्चा हमने कर ली, हमने आपको ये भी बता दिया कि बिग बैंग के हिसाब से अर्थ कैसे बनी, हमने अभी अभी डिस्कस किया। लेकिन इन तीनों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इमैनुअल कांट ने क्या कहा था, साइमन लाप्लास ने क्या कहा था, और रशिया के वैज्ञानिक ऑटो शिमिड ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आते हैं, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड में हमने डिस्कस किया था और कहा था कि एमसीक्यू बनेगा, एक तरफ वो संकल्पना के नाम लिखेगा और एक तरफ वो वैज्ञानिकों के नाम लिखेगा। ठीक ऐसा ही पृथ्वी के बारे में भी है, एक तरफ वो संकल्पना लिखेगा और एक तरफ वो वैज्ञानिकों के नाम लिखेगा। जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति को जान लेंगे तब हम पृथ्वी की डिटेलिंग करेंगे। अर्थ की डिटेलिंग में तीन चीजें हमारे सामने निकल करके आएंगी या तीन मंडल हमारे सामने निकल करके आएंगे। पहले हिस्से में हमें यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ। स्थल मंडल का मतलब है स्थलीय भाग, लिथोस्फीयर का मतलब है जितना भी हम सॉलिड लैंड मास देखते हैं उसे हम स्थल मंडल का नाम देते हैं, जिसमें महाद्वीप आते हैं, जिसमें द्वीप भी आते हैं। इन सब का निर्माण कैसे हुआ। फिर हमें यह समझना होगा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना। जब हम ये जान लेंगे फिर हमें ये भी जानना है कि अर्थ में हाइड्रोस्फीयर अर्थात जल मंडल का निर्माण कैसे हुआ। और हमें एक चीज और पता होनी चाहिए दोस्तों कि जब ये तीनों आपस में मिलते हैं ना, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तब उत्पत्ति होती है जीवन की, जिसे बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। तो जब हम ये सारी चीजें जान लेंगे तो अंत में हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइफ कैसे बनी। ठीक है, ये हमारा आगे का पूरे 3-4 टॉपिक हैं जो ब्रीफली हमने आपको समझा दिए। और इसी के साथ ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसका 95% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस एक टॉपिक बचेगा जो है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उद्भव, जिसमें हमें भूगर्भिक समय सारणी पढ़नी होती है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़नी होती है। कहने को वो टॉपिक 20 मिनट का है और मैं चाहूँ तो आज ही की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन नहीं कराऊंगा क्योंकि वो 20 मिनट का टॉपिक जरूर है लेकिन बहुत मुश्किल टॉपिक है। उसमें बहुत सारे टर्म आपको याद करने पड़ेंगे। इवन कल की क्लास जो आपकी होगी, जो 20 मिनट की ही क्लास होगी, उसमें सिर्फ हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस करेंगे। 20 मिनट इसलिए क्योंकि कल आपके लिए होमवर्क ज़्यादा बड़ा होगा कि वो सारे शब्द आपको याद करने होंगे। प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या होता है,
ठीक है, होलोसीन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। मुश्किल है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी विषय आप पढ़ेंगे कुछ चीजें बड़ी अच्छी आएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा पढ़ के आपको, और कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपसे ये कहेंगी कि यार ये विषय तो बहुत बुरा है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको याद है ना कि जब हम एक बहुत बड़ी सफर पर चलते हैं ना दोस्तों, तो बट नेचुरल सी बात है कि आपको फूल मिलेंगे, पर फूल के साथ साथ कांटे भी मिलेंगे, और हमें दोनों को पार करना है। ठीक है, तो कल का टॉपिक मुश्किल होगा, लेकिन मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है कि उस वीडियो को भी आप देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में मेरा काम कम है, आपका काम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी लेकिन हम इतने टॉपिक को कवर करते हैं। पहले हम ये समझेंगे अर्थ कैसे बनी, फिर अर्थ के एक एक स्फीयर को, पृथ्वी के एक एक मंडल को समझना हम शुरू करेंगे। चलो ध्यान दो, अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के उद्भव को लेकर के भी दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं, एक धार्मिक संकल्पनाएं और दूसरी वैज्ञानिक संकल्पनाएं, रिलीजियस हाइपोथेसिस और साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अगेन, रिलीजियस हाइपोथेसिस हमारे काम की नहीं है, धार्मिक संकल्पनाएं हमारे काम की नहीं है। वैज्ञानिक संकल्पनाओं में अभी चूंकि ये एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ते हैं ना तो इसे दो भागों में बांट देते हैं। कुछ संकल्पनाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि पृथ्वी का निर्माण एक तारे की वजह से हुआ है, कुछ संकल्पनाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि पृथ्वी का निर्माण दो या दो से ज्यादा तारों की वजह से हुआ है। तो आगे जाकर के आप देखोगे कि इन्हें एक तारक संकल्पना और द्वय तारक संकल्पना में बांटा जाएगा, मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस में बांटा जाएगा, पर अभी हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है। फिलहाल वैज्ञानिक संकल्पनाओं में चार संकल्पनाएं इंपॉर्टेंट है, फोर हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एमेनुअल कांट। एमेनुअल कांट ने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया, गैसियस हाइपोथेसिस को पेश किया। इसके बाद आते हैं फ्रांस के साइमन लाप्लास, इन्होंने निहारिका परिकल्पना को पेश किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को पेश किया। और फिर आते हैं रशिया के ऑटो शिमिड, जिन्होंने अंतर तारक धूर परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया। और चौथी परिकल्पना कौन सी है, द बिग बैंग थ्योरी, जो कि अब हाइपोथेसिस से एक थ्योरी बन चुकी है। और बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अर्थ कैसे बनी, ये हमने अभी अभी देखा। हमने ये भी देखा कि सूरज कैसे बना, और अर्थ कैसे बनी हमने वो भी डिस्कस कर लिया, तो उसे हम समझ चुके हैं। इन तीन की छोटी छोटी चर्चा हमें करनी है, डिटेल में नहीं दिया गया है, तो हम भी उतना पढ़ेंगे जितना यहाँ पर जरूरी है। अब एक एक करके समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में, अर्थात अच्छा पहले एक चीज और समझ लो, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। दो शब्द आप समझ लो पहले। एक शब्द है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे कहा जाता है हिंदी में अभी तारी बल, और एक है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, हिंदी में भी है, ये देखिए, सॉरी वो अपकेंद्र बल था, अपकेंद्रीय बल, और एक है अभिकेंद्रीय बल, अब सारी बोल दिया था मैंने। ये है दोस्तों अपकेंद्रीय बल, ओके, ये है अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो अंदर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। ओके, ये दो बल समझना जरूरी है, अदरवाइज हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी कोई चीज घूमती है तो बाहर की ओर लगने वाला बल है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी कोई चीज घूमती है तो वो अंदर की ओर लगने वाला एक बल है। अब जैसा हमने आपको बताया था कि हमारी विज्ञान बहुत अच्छी नहीं है, तो जितनी बेसिक जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई चीज आप ऐसे 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 घुमाओगे तो उसमें दो बल लगेंगे। एक जो से सेंटर की ओर खींच करके रखेगा, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे,
और एक जो बाहर की ओर ढकेल रहा होगा उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, उसे हम अपकेंद्रीय बल कहेंगे। तो सीधी सी बात हमें क्या पता पड़ी कि सर जब कोई भी चीज तेजी से घूमती है तो उसमें दो प्रकार के बल लगते हैं। एक जो से अंदर की ओर खींचता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक जो से बाहर की ओर भेजता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जो अंदर की ओर खींचेगा वो अभिकेंद्रीय बल होगा, जो बाहर की ओर ले जाएगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, अब ये शब्द क्लियर है तो अब आपको समझ में आएगा कि ये पूरी परिकल्पनाएं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस है, गैसियस हाइपोथेसिस या वायव्य राशि परिकल्पना। ये किसने प्रेजेंट की? एम्यूनल कांट ने प्रेजेंट की। इस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि बेसिकली एक बहुत बड़ी निहारिका है, एक बहुत बड़ी नेबुला है। इस नेबुला से 9 अलग अलग प्रकार के छल्ले बाहर निकले और उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या बात कही, एक बार समझते हैं इसको। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रसारित बल के कारण एक निहारिका से 9 छल्ले अलग हुए जिनके शीतलन से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी को कहा जाता है गैसियस हाइपोथेसिस। इनके हिसाब से गैस का जो बादल था, ये बादल बहुत तेजी से घूम रहा था। क्या कहा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कांट साहब ये कह रहे हैं कि जो नेबुला, अब नेबुला का मतलब आपको पता है, गैस और धूल के कणों का एक समूह, एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा क्लाउड है जिसमें बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल हैं। तो उन्होंने कहा कि वो नेबुला बहुत तेजी से ऐसे 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 से घूम रहा था, और जब नेबुला बहुत तेजी से घूमता गया तो अप केंद्रीय बल की वजह से, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चीजों को बाहर की ओर भेजता है, तो अप केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस बादलों के समूह से 9 छल्ले बाहर आ गए। ठीक है, कितने छल्ले बाहर आ गए? 9 छल्ले यहां से बाहर आ गए, और जो ठंडे हो गए और ठंडे होकर के इन्होंने ग्रहों का रूप ले लिया, इन्होंने प्लैनेट का रूप ले लिया। ये बात कांट साहब ने कही थी ग्रहों के निर्माण के संबंध में, प्लैनेट के फॉर्मेशन के संदर्भ में। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, कहानी थोड़ी अलग है। कहानी यह है कि नेबुला से पहले सन बनेगा, फिर सन के चारों तरफ जो डस्ट पार्टिकल रहेंगे वो आपस में जुड़ेंगे और वो प्लैनेट और सैटेलाइट और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। पर यह बात किसने कही थी? एम्यूनल कांट ने कही थी। एम्यूनल कांट की इसी बात में थोड़ा सा सुधार किया साइमन लाप्लास ने। साइमन लाप्लास ने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि एक निहारिका थी, निहारिका बहुत तेजी से घूम रही थी, और चूंकि वो बहुत तेजी से घूम रही थी तो अप केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक बहुत बड़ा रिंग, एक बहुत बड़ा छल्ला यहां से बाहर आया, और बाद में यही रिंग 9 अलग अलग ग्रहों में टूट गया, और बाद में इसी से बहुत सारे उपग्रह बन गए, और बाद में इसी से अदर सेलेस्टियल बॉडी बन गई। ये बात किसने कही? साइमन लाप्लास ने कही। तो साइमन लाप्लास ने थोड़ा सा सुधार किया, थोड़ा सा रिफॉर्म किया। किसकी बात में? उन्होंने सुधार किया एम्यूनल कांट की बात में। कांट साहब ने यह कहा था कि नेबुला से सीधे 9 छल्ले बाहर निकले। इन्होंने कहा कि नहीं, नेबुला से सिर्फ एक रिंग आया, या एक आप कह सकते हैं लम्प्स अर्थात गुंथा बाहर आया, और उसी से फिर बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। इसलिए जब भी आप इनको पढ़ते हैं, इन्हें हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। पहले पढ़ा जाता है एम्यूनल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ एम्यूनल कांट, और उसके बाद पढ़ी जाती है दोस्तों साइमन लाप्लास की निहारिका परिकल्पना
नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ साइमन लाप्लास। तो बहुत आसान है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अब तीसरी परिकल्पना जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इस परिकल्पना का नाम है इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, अंतर तारक परिकल्पना। एक फिल्म जरूर देखना, खासतौर पर ये चैप्टर पढ़ने के बाद, और दो तीन फिल्में देखना एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक आप फिल्म देखना इंटरस्टेलर, आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है वो, इंटरस्टेलर देखिएगा। और एक फिल्म आप देखिएगा ग्रेविटी। इन दोनों फिल्मों को आप ध्यान से देखना, और बाद में ना अगर समझ में ना आए तो इनके एक्सप्लेनेशन सर्च करना। इसमें बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया गया है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फिल्म एक बार में समझ में नहीं आएगी, 2 से 3 बार जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट अ ग्रेट विजन, कितनी बड़ी बात इन फिल्मों में कही गई है। ठीक है, ऐसे ही बाद में आपको एक फिल्म देखने में कहूंगा मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ या पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ठीक है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी फिल्म है, जिसमें बहुत सारी बातें ना मुंडक उपनिषद और बुद्धिस्ट फिलॉसफी से ली गई हैं। ऐसी ही एक फिल्म जो फिलॉसफी पर बनी हुई है, जो भारत की एक बहुत शानदार फिल्म है, उस मूवी का नाम है तुम्बाद। वो भी आप देखेंगे तो वहां से भी बहुत सारी लर्निंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अच्छी फिल्में हैं, जब देखते हैं तब हमें इनका इंसाइट समझ में आता है कि व्हाट एक्चुअली दे वांट टू टेल अस। ठीक है, तो इंटरस्टेलर जरूर देखिएगा। अब इस परिकल्पना को समझते हैं, जो है इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, अंतर तारक परिकल्पना क्या है समझें। तो ये प्रस्तुत किसने की? इसे ऑटो सिमिड ने प्रेजेंट किया था, जो रूस के एक कह सकते हैं वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था। उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, आप इसे निहारिका भी कह सकते हैं या फिर इसे गैलेक्सी भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा निहारिका या गैलेक्सी ये जब बन चुकी थी तो इसके पास से हमारा सूरज गुजरा, इसके पास से हमारा सन गुजरा, और जब सूरज इसके पास से गुजरा तो बहुत सारे धूल के कण और बादलों को या गैसों को इसने अपनी तरफ खींच लिया। और जब सूरज बाहर चला गया यहाँ, तो वो जो गैस के कण और धूल के कण थे वो इसके चारों तरफ घूमने लगे, और यहीं से फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, यहीं से फिर प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ये थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? ऑटो शिमिड ने। ऑटो शिमिड ने कहा कि ये आकाशगंगा है, सूरज इसके चारों ओर घूम रहा था, सूरज जैसे ही इसके पास गया, एक नेबुला या आकाशगंगा के पास गया, तो वहां से बहुत सारी गैस और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल को उसने खींच लिया। अब वो डस्ट पार्टिकल और गैस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, और धीरे धीरे करके उनमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से या ससंजन की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ये परिकल्पना किसकी है? तो ये जो हाइपोथेसिस है वो ऑटो शिमिड की हाइपोथेसिस है। तो निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास ने दी थी, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अंतरतारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, जो रूस के ऑटो शिमिड के द्वारा पेश की गई थी। तो ये है दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई संकल्पनाएं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सबसे स्वीकार्य जो परिकल्पना है वो निश्चित तौर पर बिग बैंग थ्योरी है, वो महाविस्फोट सिद्धांत है। और बिग बैंग थ्योरी हमने अभी डिस्कस की, आपने इसको बनाया भी कि बिग बैंग थ्योरी से अर्थ कैसे बनी। तो ये डायग्राम आपको याद रखना, नेबुला, नेबुला से तारा, तारे के आसपास पार्टिकल घूमने लगे, उनके आपस में फोर्स ने काम किया और ग्रहों और अन्य पिंडों का निर्माण हुआ। अब यहीं से ये जो कहानी हमने पढ़ी थी ना, इसी कहानी को हमें डेवलप करना है, और अब हमें अगले हिस्से पर चलना है। हमने ये तो समझ लिया कि सर हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमने ये समझ लिया कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हमें यह समझना है कि हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का विकास कैसे हुआ। 2 मिनट दीजिए, इसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा दोस्तों।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, स्थल मंडल का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, कि आखिरकार हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल किस प्रकार से बना, लिथोस्फीयर कैसे बना। अच्छा, इसका मतलब तो आप समझते हैं ना कि हमारी पृथ्वी को जब आप देखते हैं, हमारी अर्थ को जब आप डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो हमारी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर तो आपको पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी के अलावा जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे खंड भी आपको दिखाई देंगे जिसमें महाद्वीप, जिसे हम कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट दिखेगा, यहाँ एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह से। तो ये जो भाग है ये स्थलीय भाग कहलाते हैं, इसी को हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, आखिर लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है लिथोस्फीयर के बनने की। और अगर लिथोस्फीयर को समझ लिया तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी हमें वहीं से शुरू करनी होगी, और ये घटना कौन सी है दोस्तों, बिग बैंग। तो हमने देखा था कि बिग बैंग हुआ, एक महाविस्फोट हुआ 13.7 अरब साल पहले। फिर यहां से हमने देखा कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, यही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई, यहीं से नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, और इसी नेबुला से तारे का निर्माण हुआ, इसी से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता है कि तारा कैसे बना, स्टार कैसे बना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि साहब, लगभग 5 अरब साल पहले हमारे तारे अर्थात सूर्य का निर्माण हुआ, अर्थात सन का फॉर्मेशन हुआ। और इसी सूरज के चारों ओर जो अलग अलग ग्रहाणु बने, जो अलग अलग प्लेनेस्टिमल बने, और जब ये ग्रहाणु आपस में जुड़ रहे थे, जब ये आपस में जुड़े, तो इन ग्रहाणुओं के आपस में जुड़ने से ग्रहों का निर्माण हुआ, और इन्हीं ग्रहों में हमारी एक पृथ्वी भी शामिल थी, हमारी एक अर्थ भी शामिल थी। अब इसको समझने की कोशिश करना। देखो, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होंगे ना दोस्तों, ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, इन्हीं को हमने प्लेनेस्टिमल या ग्रहाणु का नाम दिया। तो जब ये पार्टिकल आपस में जुड़ रहे थे तो बहुत सारी ऊष्मा, बहुत सारी हीट यहां से रिलीज हुई। तो जब शुरुआत में पृथ्वी बनी, जब शुरुआत में दोस्तों अर्थ बनी, तो बेसिकली आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा होगा कि ये एक आग का गोला थी। अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा गर्म थी। इनिशियल जो अर्थ थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी। इसके चारों तरफ एक बहुत पतला सा वायुमंडल था, एक बहुत थिन एटमॉस्फेयर था, और इसमें सिर्फ दो गैस थी, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अब आगे क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, चूंकि पृथ्वी बहुत गर्म है, अर्थ अभी बहुत ज्यादा गर्म है। पृथ्वी इतनी गर्म है कि जितनी भी चट्टानें थी और जितने भी मैटर थे वो पिघलने लगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मैटर था वो सारा का सारा मैटर कैसा हो गया, वो सारा का सारा मैटर मेल्ट हो गया। अब दोस्तों, जैसे ही पदार्थ पिघलते हैं ना, तो हमारे पानी में भी एक गुण होता है, या हर चीज में गुण है। जितनी भी हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, और जितनी भी भारी चीजें होती हैं वो नीचे की ओर चली जाती हैं। तो क्या हुआ, जब ये पदार्थ पिघले तो जितनी भी हल्की हल्की चीजें थीं वो ऊपर आ गई, और जितनी भी भारी चीजें थीं उन्होंने पृथ्वी के बीच में या आंतरिक भाग में चली गई। तो यहीं पर हमारा पहला चीज बनता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, उसमें हमेशा आपको लाइट मैटर देखने मिलेगा, जबकि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, जिसे हम कोर कहते हैं, उसमें हैवी मेटल देखने के लिए मिलती है। और याद रखना, पदार्थों के इस अलग होने की प्रक्रिया को, मैटर के डिफरेंट होने की प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, प्रथम विभेदन। क्या नाम दिया गया है,
प्रथम विभेदन, इंग्लिश में इसे नाम दिया गया है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो ये बात आपको समझ में आई। यहां पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अर्थ का क्रस्ट कैसे बना और पृथ्वी का कोर कैसे बना। तो अब तक हमने कहानी में ये समझा दोस्तों कि साहब, जब सूर्य के चारों ओर वो गैस और धूल के कण घूम रहे थे तो वो आपस में जुड़े। आपस में जब जुड़े तो ग्रहाणु का निर्माण हुआ, प्लेनेस्टिमल का फॉर्मेशन हुआ। जब प्लेनेस्टिमल आपस में जुड़े तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब आप सोच के देखो कि जब इतने सारे पिंड आपस में जुड़ेंगे, मतलब जुड़ने का मतलब क्या हुआ? दोनों टकराएंगे आपस में। टकराएंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी हीट रिलीज होगी। तो जब ये सारे पिंड आपस में टकरा करके गोल बने तो बहुत सारी हीट निकली। हीट इतनी ज्यादा थी कि अर्थ पर जितना भी मैटर था वो सारी चीजें पिघल गई, वो सारी चीजें मेल्ट हो गई। और पिघलने में ये होता है दोस्तों कि जो भी चीजें भारी होती हैं वो नीचे की ओर बैठती हैं और जो चीजें हल्की होती हैं वो ऊपर की ओर आ जाती हैं। तो जितने भी हैवी मेटल थे, भारी चीजें थी, वो पृथ्वी के अंदर चली गई और जितनी भी लाइट मेटल थी वो पृथ्वी के ऊपर आ गई। तो जो लाइट मेटल हैं वो आज भी हमें क्रस्ट के रूप में देखने के लिए मिलती हैं, और जो भारी चीजें हैं, हैवी मेटल है, उसी से हमारे पृथ्वी का कोर बना है, उसी से हमारी अर्थ का कोर का निर्माण हुआ है, जिसमें निकल जैसी चीजें पाई जाती हैं, फेरस जैसी चीजें पाई जाती हैं। और जब दोस्तों पदार्थ अलग हो रहे थे, मतलब हल्के पदार्थ ऊपर आ रहे थे और भारी पदार्थ नीचे जा रहे थे, तो पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया को, मैटर के सेपरेशन की प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, विभेदन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी भी अर्थ का पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। तो अब अगली प्रोसेस क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, जैसे ही ये विभेदन हो गया तो इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे जो अर्थ थी वो कूल होने लगी और अपने स्वरूप में आने लगी। अब जैसे ही पृथ्वी ठंडी हो ही रही थी, माना जाता है कि एक बहुत बड़ा पिंड आकर के पृथ्वी से टकराया। वो पिंड इतना बड़ा था कि पृथ्वी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, जिसे बिग इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि जब वो पिंड पृथ्वी से टकराया तो इतनी बड़ी मात्रा में पदार्थ बाहर निकला कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे कण घूमने लगे और यही कण आपस में जुड़ करके चंद्रमा बन गए, मून बन गए। तो अब जब इतना बड़ा पार्टिकल पृथ्वी से टकराया तो एक बार फिर से अर्थ में बहुत सारी हीट जनरेट हो गई। इसी हीट की वजह से एक बार फिर से जितना भी मैटर था वो पिघलने लगा, वो मेल्ट होने लगा। और जब इस बार पदार्थ पिघला तो फिर से विभेदन की क्रिया हुई, फिर से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई। जितने भी लाइट मेटल थे वो ऊपर आ गए, जितने भी हैवी मेटल थे वो नीचे आ गए। और इसी प्रक्रिया के वजह से परतदार पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेयर्ड अर्थ बनी और हमारी पृथ्वी में 3 परतें बन गईं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, मध्य परत को मेंटल या प्रवार कहा जाता है और आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। तो अब इस प्रक्रिया को एक बार मैं पीपीटी में दिखाता हूं ताकि सारी बातें स्पष्ट हो सकें कि आखिरकार लिथोस्फीयर का निर्माण कैसे हो। देखिए, बहुत खूबसूरत है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मैंने डायग्राम बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एक छोटा सा काम अब मैं और कर रहा हूं दोस्तों, ये शायद आपको और बेहतर लगेगा। 2 चीजें बड़ी अच्छी मैं कर रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बात, हमने ये डिस्कस किया था कि हम सिर्फ ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पर जो ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी गई है। तो
मैं ये चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये करने वाला हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। जैसे पुरानी एनसीईआरटी में हर एक महाद्वीप को अलग से समझाया गया था, हर एक कॉन्टिनेंट को अलग से एक्सप्लेन किया गया था, तो वहां से वो हिस्सा हम ले लेंगे। दूसरी बात, कुछ और चीजें हैं जो वहां से हम लेंगे। एक और काम अब जो हम करने वाले हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि इस प्रकार की भाषा आपको देखने मिल रही थी। अब हम भाषा नहीं देंगे, हम इस तरह से शॉर्ट नोट के रूप में आपको नोट्स देंगे, और जो भी रीडिंग मटेरियल रहेगा तो वो तो एज इट इज आपको मिलेगा, जिसमें एनसीईआरटी की भाषा रहेगी। तो ये कुछ चेंजेस आएंगे। हम पुरानी एनसीईआरटी का भी रेफरेंस लेंगे, आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। दूसरा रेफरेंस हम क्या करेंगे कि इस तरह से शॉर्ट नोट आपको देना शुरू करेंगे ताकि आपके लिए और आसान हो सके। और तीसरा काम हमें इसमें एक और जो करना है दोस्तों, कि इसे आपका रीडिंग मटेरियल थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा दिया करेंगे ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो और भी इम्प्रूव हो सके। तो अब इसको जरा समझे, ये बनाया है पूरी कहानी को इस फ्लो चार्ट के द्वारा जो हमने डिस्कस की है। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि 5 अरब साल पहले सूर्य का निर्माण हुआ, फिर यहीं से ग्रहाणु अर्थात प्लेनेस्टिमल का निर्माण हुआ, फिर ग्रहाणु से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी बनी तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर था, ठीक है। एक बहुत पतला सा वायुमंडल था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। पदार्थ पिघलने लगे और भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ अलग अलग हो गए, जिसे प्रथम विभेदन कहा गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कहा गया। भारी पदार्थ अंदर की ओर और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आ गए। फिर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई एक पिंड की, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ गया, फिर से पदार्थ पिघलने लगे और द्वितीय विभेदन हुआ, सेकंड डिफरेंशिएशन हुआ। द्वितीय विभेदन के बाद परतदार पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी में स्पष्ट रूप से 3 परतें बन गई, वो परतें भी आप देख सकते हैं जो यहाँ दिखाई जा रही हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जब आप जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पहला हिस्सा है इसे क्रस्ट कहा जाता है, ये दूसरा हिस्सा इसे मैंटल कहा जाता है, इसे आउटर कोर कहा जाता है और इसे इनर कोर कहा जाता है। तो ये मतलब 3 परतें हैं। ये पूरी परत कोर कहलाती है, ये मेंटल कहलाती है, प्रवार, और ये क्रस्ट कहलाती है। एक बार इंग्लिश में भी सारी चीजें देख लीजिए। इंग्लिश में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सन 5 बिलियन ईयर अगो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेस्टिमल, अर्थ फॉर्म ड्यू टू दी कोहेसिव, कोलिजन एंड ग्रेविटी। ये तीनों शब्द आपको हमने बता दिए हैं। कोहेजन का मतलब एक जैसी चीजों का चिपकना, कोलिजन मतलब टक्कर होना, ग्रेविटी मतलब चीजों का आपस में जुड़ना। तो ये 3 प्रक्रियाएं रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रहों के निर्माण के लिए, प्लेनेट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर हीट एंड टेम्परेचर, रॉकी हॉट एंड थिन एटमॉस्फेयर, मेल्टिंग ऑफ मैटर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, heavier matter inward, lighter matter upward, giant impact, origin of moon, earth temperature rises again, melting of matter, second differentiation, layer of the earth, 3 layers, crust, mantle and core, density increases toward the interior of the earth। मुझे बताइए कि यह कैसा लगा, और क्या आपके दिमाग में ये कहानी स्पष्ट हुई कि आखिरकार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, आखिरकार अर्थ के लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और इसके बाद फिर क्या हुआ होगा। पृथ्वी ठंडी होती गई और ठंडी होने के बाद स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का विकास हुआ। तो अगर कोई बहुत शॉर्ट में आपसे पूछे कि बताइए साहब पृथ्वी पर स्थल मंडल कैसे बना, अर्थ पर लिथोस्फीयर कैसे बना, तो सिंपल भाषा में बताएंगे कि जब पृथ्वी बन रही थी ना, तो पृथ्वी का निर्माण ही बहुत सारे पिंडों की टक्कर से और जुड़ाव से हुआ है। अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी के कोहेजन और ग्रेविटेशनल और कोलिजन की वजह से हुआ है। तो जब ये पिंड आपस में जुड़े तो बहुत सारी हीट जनरेट हुई, बहुत टेम्परेचर जनरेट हुआ, जिस वजह से सारी चीजें पिघल गईं। पिघलने के बाद हैवी चीजें नीचे की ओर आ गई, लाइटर चीजें ऊपर की ओर आ गई, जिससे क्रस्ट बनी और पृथ्वी का कोर बना।
इसके बाद एक बहुत बड़ा पिंड आया, पृथ्वी से टकराया, फिर से पृथ्वी का तापमान बढ़ा, फिर से पदार्थ पिघलने लगे। अब पृथ्वी पर तीन परतें स्पष्ट तौर पर बन गई। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर कोर। आगे जाने पर पृथ्वी ठंडी हो गई और जो क्रस्ट वाला हिस्सा है उसी को आज हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर की परिभाषा अलग है, पर अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझने के लिए काफी है। तो इस तरह दोस्तों स्थल मंडल का विकास हुआ, इस तरह लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो प्रोसेस को और समझने की कोशिश करो और बताओ क्या इसमें कोई डाउट है क्या आपको। ठीक है, कोई भी डाउट है तो इसमें बताइए। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगली क्लास में आपका डाउट जरूर ले लूँगा। जो भी आपका डाउट होगा आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, देखिए एक बार। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अंतिम सेकंड लास्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। और अब हमें डिस्कस करना है कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन अर्थ पर कैसे हुआ। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो हमने पुरानी चीजें पढ़ी हैं उसी से ये जुड़ी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा और एक एक करके समझिएगा। देखिए, साइंटिस्ट का यह मानना है कि अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर है, इसका निर्माण तीन अलग अलग चरणों में हुआ है, तीन अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। तुमसे पूछा गया कि बताइए साहब ये तीन चरण कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले चरण में जो हमारा पुराना वायुमंडल था, जो हमारा प्रिमिटिव या स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था, वह खत्म हुआ, उसका ह्रास हुआ। ये पहला चरण है। फिर दूसरे चरण में माना जाता है कि हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ, हमारे करंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। और तीसरे चरण में माना जाता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसी गैसों का विकास हुआ, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं, जो अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। और इसी दौरान जब वायुमंडल बन रहा था तो वायुमंडल बनने के साथ साथ जलमंडल भी बनता गया, हाइड्रोस्फीयर भी बनता गया। तो चलो सबसे पहले हम पहले चरण को समझते हैं, पहले फेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि शुरुआत में अर्थ जब एक बहुत गर्म गैस का गोला थी, तो इसके चारों ओर एक बहुत ही पतला सा वायुमंडल था, जिसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसे आदिकालिक वायुमंडल कहा जाता है। और इस एटमॉस्फेयर में दो गैसें थी, एक थी हाइड्रोजन और दूसरी गैस थी इसमें हीलियम। अब ये जो पूरा का पूरा वायुमंडल है, कुछ समय के बाद ये पूरा वायुमंडल समाप्त हो गया, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था सन और सन से आने वाली सोलर विंड। सौर पवनों के कारण, सोलर विंड के कारण जो एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर बना था, ये पूरा का पूरा वायुमंडल उड़ गया, ये पूरे के पूरे वायुमंडल की समाप्ति हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये प्रक्रिया सिर्फ पृथ्वी पर नहीं हुई, जबकि जो चारों के चार टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, अर्थात मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों के साथ ये प्रक्रिया हुई। चारों के पास शुरुआत में हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ वायुमंडल था। सूरज की सौर पवनें आई, सोलर विंड आई और उन्होंने इस वायुमंडल को या तो बहुत दूर ढकेल दिया या फिर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो अब ये जरूरी था कि एक नया वायुमंडल बनाना है, एक नया एटमॉस्फेयर बनाना है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो अब दोबारा टॉपिक को कनेक्ट कीजिए। हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे जब पृथ्वी गर्म थी, तो पृथ्वी जब गर्म थी तो सबसे पहले एक क्रिया हुई जिसे हम विभेदन की क्रिया कहते हैं, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कहते हैं। इसी क्रम में
पृथ्वी में ज्वालामुखी भी आना शुरू हो गए। इसी क्रम में अर्थ में वॉल्केनिज्म की शुरुआत भी हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन और वॉल्केनिज्म की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सारी गैसें बाहर निकली और बहुत सारी जलवाष्प बाहर निकली। ध्यान समझ पा रहे हैं ना इस चीज को, कि जब पृथ्वी में विभेदन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, तो इसकी वजह से बहुत सारी गैसें, जिसमें नाइट्रोजन शामिल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, जिसमें मीथेन शामिल है, जिसमें अमोनिया शामिल है, ये सारी गैसें यहाँ से निकली और बड़ी मात्रा में जलवाष्प यहाँ से निकला, बड़ी मात्रा में H2O यहाँ से निकला। अब आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी गैसें शुरुआत में हैं, इसमें से अधिकांश गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो अभी वायुमंडल का तापमान भी बहुत ज़्यादा है और पृथ्वी का तापमान तो बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि पृथ्वी अभी भी एक गर्म आग का गोला है। अब धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई, तो इसी की वजह से जो जलवाष्प है, जो H2O है, इसका संघनन शुरू हो गया, इसका कंडेंसेशन शुरू हो गया। अब जैसे ही इसका संघनन शुरू होगा दोस्तों, अल्टीमेटली वर्षा होने लगी, रेनफॉल होने लगी और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलने लगी। तो इसका परिणाम क्या होगा, वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का तापमान कम होने लगेगा, अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब आगे बढ़ना, अगली चीज को समझते हैं। जब बहुत सारी वर्षा होगी, तो आपको याद है हमने एक जाइंट इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी पृथ्वी से एक बहुत बड़ा पिंड आकर के टकराया था, जिस वजह से पृथ्वी पर बहुत गड्ढे या डिप्रेशन आए। तो यही पानी जो गिरा वो इन डिप्रेशन में भरना शुरू हो गया, वो इन गर्तों में भरना शुरू हो गया। और माना जाता है कि आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले, अर्थात लगभग 4 अरब साल पहले, महासागरों का निर्माण हुआ, ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल भी बन गया और हमारा ओशियन भी बन गया। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन की शुरुआत कैसे होगी या मानव कैसे धरती पर आ पाएगा। तो चलिए अब इस बात को भी हम समझते हैं तीसरे चरण में, थर्ड स्टेज में। अब हमने देखा कि महासागरों का निर्माण हो चुका है और ओशन का निर्माण हो चुका है। तो सबसे पहले लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन की जो शुरुआत हुई वो महासागर में हुई। महासागर में सबसे पहले जीवन की शुरुआत होती है, ओशियन में सबसे पहले लाइफ शुरू होती है, प्रोकैरियोटिव, यूकैरियोटिव, इस तरीके से ओशियन में जिंदगी की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई। और इसी शुरुआती दौर में माना जाता है कि एक जीव आया महासागर में जिसे फाइटो प्लैंकटन कहा जाता है। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें फाइटो प्लैंकटन कहा जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। इसी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मदद से ओशियन में प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया, महासागरों में फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई। इसी प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना शुरू किया और ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। देखते ही देखते दोस्तों, लगभग लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आ गई, O2 का निर्माण हो गया और फिर धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। मानव आया, और सॉरी, बहुत सारे जीव आए और बिल्कुल अंत में इसमें मानव भी आ गया, बिल्कुल आखिरी में ह्यूमन भी आ गया। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, कि हमारी दुनिया में
जितनी भी ऑक्सीजन निकलती है, जितनी भी ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर आती है, उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा महासागरों से आता है, ओशियन से आता है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक डायग्राम के द्वारा हम इसे समझते हैं। पहले तो ये स्पष्ट है कि सबसे पहले पृथ्वी और अन्य पार्थिव ग्रहों से आदिकालिक वायुमंडल की समाप्ति हुई, अर्थात प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर खत्म हुआ। कारण क्या था? सोलर विंड। दूसरे चरण में आंतरिक पृथ्वी से गैस और जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ। इसे डी गैसिंग कहा जाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को डी गैसिंग कहा जाता है। ठीक है, उत्सर्जन या डी गैसिंग। कारण क्या था? पृथ्वी का ठंडा होना, ज्वालामुखी का आना और विभेदन। कौन सी गैसें निकली? जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। जलवाष्प का संघनन हुआ, वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से तापमान में कमी आई। वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हो गया और 400 करोड़ साल पहले महासागरों का निर्माण हुआ। इसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि 380 करोड़ साल पहले महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई, और ये देखिए इस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर आए और इन्होंने क्या किया, ये काम आज भी कर रहे हैं। इन्होंने इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ये सोखते गए और ऑक्सीजन ये बाहर निकालते गए, जिस वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और दूसरे जीव पूरे पूरे की पूरी पृथ्वी पर आ सके। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है, बहुत बेसिक बात। पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन आती है उसका 50% हिस्सा समुद्र से आता है, 25% हिस्सा वृक्षों से आता है और 25% हिस्सा अन्य चीजों से आता है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो समुद्र है उसके ऑक्सीजन बनाने की क्षमता कम हो रही है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर समुद्र की ऑक्सीजन बनाने की क्षमता 10 से 20% तक कम हुई है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि चूंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है, और समुद्र क्या करता है? समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से समुद्रों में अम्लीयता लगातार बढ़ रही है। आगे जब हम समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि कैसे महासागरों की अम्लीयता बढ़ रही है, कैसे ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर कार्बनिक अम्ल बन जाता है दोस्तों, जो बहुत बुरे तरीके से समुद्र को प्रभावित कर रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरनमेंट में कि 1820 से लेकर के अब तक पृथ्वी में महासागरों में 30% अम्लीयता बढ़ी है। 30% जो एसिडिटी है वो बढ़ चुकी है, और इसका प्रभाव उन जीवों पर विशेष तौर पर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है प्रवाल का। प्रवालों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है एसिडिफिकेशन का। तो ये सारी चीजें ना अभी बस मैंने आपको हाईलाइट बताई हैं, जब आप आगे पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है अब आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारी अर्थ कैसे बनी। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि साहब सूरज के चारों ओर ग्रहाणु घूम रहे थे। ग्रहाणुओं के आपस में जुड़ने से, प्लेनेस्टिमल के आपस में जुड़ने से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने डिस्कस किया लिथोस्फीयर कैसे बना। तो हमने देखा पृथ्वी जब ठंडी हो रही, सॉरी, पृथ्वी जब बनी तो बहुत गर्म थी, पदार्थ पिघल गए, हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, भारी पदार्थ नीचे रह गए।
इसी वजह से लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने देखा एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो हमने जाना कि सबसे पहले अर्थ पर एक प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। सूरज की किरणों ने उसे अलग कर दिया। फिर जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें बाहर निकली, बहुत सारी वाटर वेपर बाहर निकली, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना। फिर हमने ये भी देखा कि जो जलवाष्प पृथ्वी में आई थी वही संघनित हो गई और उससे रेनफॉल होना शुरू हो गई। जो रेनफॉल से पानी आया वो गड्ढों में एकत्रित हो गया, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ, जिससे ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। इन्हीं महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई और एक जीव यहाँ पर पनपा जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन ने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती चली गई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई, और इसके बाद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका, अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सके। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरी कहानी आपको बड़े स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर कैसे बना। ठीक है, अब एक चीज और बची है, वो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द प्लैनेट अर्थ। ऑल्दो ये टॉपिक जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ज्योग्राफी में जीवन की उत्पत्ति के बारे में 2 या 3 लाइन ही लिखी हुई है। पहली लाइन ये लिखी हुई है कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो रासायनिक क्रिया का परिणाम है। अर्थ पर जो आज हम लाइफ देखते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई, कुछ ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की एक रासायनिक क्रिया हुई जिससे जीवों का निर्माण हुआ, जिससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं जिससे पहले जटिल जैव अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और वो आपस में जुड़ते चले गए। 300 करोड़ साल पुरानी शैलों में पाई जाने वाली संरचना आज ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह दिखाई देती है। जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ साल पहले हुआ और जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई। और इंसान को अगर हम देखें दोस्तों तो माना जाता है इंसान की जो शुरुआत है वो लगभग 2.5 से 3 लाख साल पहले इंसान की शुरुआत हुई है। लेकिन वास्तविक तरक्की जो इंसानों ने की है वो पिछले 2 या 3 हजार सालों में ही इंसान ने वास्तविक तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के बहुत सारी बातें नहीं है, जीवन की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं है। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम है भूगार्भिक सारणी, जो हमें कल पढ़ना है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। हमने शुरुआत में एक चर्चा की थी स्टार डस्ट के बारे में। जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि आप स्टार डस्ट के बारे में पता कीजिए कि ये क्या है और किस तरह से प्रभावित करती है। तो देखिए, ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ, चाहे वो कोई स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, इवन जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का जो विकास है वो स्टार डस्ट की वजह से हुआ है। तो पहला सवाल ये आता है कि सर ये स्टार डस्ट क्या है। तो बेसिकली ब्रह्मांड में जितने भी धूल के कण हैं उन्हें स्टार डस्ट कहा जाता है। और स्पेसिफिकली बात यह कही जाती है कि जब तारों का निर्माण हुआ तो उस समय जो धूल के कण थे उन्हीं को स्टार डस्ट बोलते हैं। और तारों का निर्माण कैसे हुआ? निहारिका से। और निहारिका में क्या होता है? गैस होती है और धूल के कण होते हैं। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ? नेबुला से। और नेबुला में क्या होता है? गैस और डस्ट पार्टिकल। तो वही डस्ट पार्टिकल जो बच गए,
जो ना तो प्लैनेट बन पाए, जो ना दूसरी सेलेस्टियल बॉडी बन पाए और ना स्टार बन पाए। तो उसी को हम कॉस्मिक डस्ट या स्टार डस्ट के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में बहुत से जो तत्व पाए जाते हैं वो स्टार डस्ट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें स्टार डस्ट में भी पाई जाती हैं। और अब जबकि वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि जीवन की उत्पत्ति एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई, मतलब कुछ ऐसे केमिकल आपस में जुड़ गए जिसने जीवन को बना दिया, जिसने लाइफ को पॉसिबल कर दिया, जीवन की उत्पत्ति हो गई। और फिर धीरे धीरे करके एक कोशिकीय जीव, आज तो इंसानों तक या बहुत अनेक प्रकार के जीव हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का अध्याय था, ये हमारा आज का चैप्टर था, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख ली, हमने तारों की उत्पत्ति देख ली, ग्रहों की उत्पत्ति देखी, पृथ्वी की उत्पत्ति देखी, स्थल मंडल की उत्पत्ति देखी, वायुमंडल की उत्पत्ति देखी, जल मंडल की उत्पत्ति देखी और जीवन की उत्पत्ति देखी। ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने इन टॉपिक्स को खत्म कर लिया। कल हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले जैसा मैंने कहा था कि हम प्रतिदिन 5 या 10 मिनट का समय मैपिंग के लिए देंगे। तो चलिए मैपिंग की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ ताकि आपकी स्क्रीन में चेंज कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तो अब दोस्तों आज से हमें भारत के मैप की कहानी को दोबारा से पढ़ना शुरू करना है। तो पिछली क्लास में हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आप सभी लोग भारत के मैप को देखेंगे और जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, अर्थात 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है। इनकी कैपिटल के बारे में पता करना है, इनकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, कितने क्षेत्रों से इनकी सीमाएं जुड़ती हैं, ये सभी बातों की चर्चा आपको करना है। तो आइए एक एक यूनियन टेरिटरी और इनकी लोकेशन को जरा हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी है दोस्तों वो है लद्दाख। अब आप देखिए ध्यान से कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि लद्दाख का क्षेत्र भारत के बिल्कुल उत्तर में आता है और लद्दाख की सीमा एक जगह आप देखेंगे अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है और चाइना से लगती है। मतलब 3 जगह से लद्दाख की बाउंड्री जुड़ती है। और इसकी राजधानी क्या है? लेह। राजधानी की लोकेशन भी ध्यान से देख लीजिए, राजधानी क्या है इसकी? लेह। अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर और लेह लगभग एक जैसे डिस्टेंस, मतलब एक पैरेलल आपको दिखाई देंगे। दूसरा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एवं कश्मीर और इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक है जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू एवं कश्मीर और इसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ टच होती है। ध्यान से देखिएगा मैम आप लोग। फिर तीसरी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ आप देखेंगे तो बिल्कुल हरियाणा पंजाब के पास ही स्थित है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। बेसिकली चंडीगढ़ एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। इसके बाद चौथी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। आप देख सकते हैं कि दिल्ली हरियाणा और यूपी के बीच में है। यही बातें देखना है आपको मैप में कि दिल्ली हरियाणा और यूपी के बिल्कुल बीच में है। और चंडीगढ़ अगर आप देखोगे तो एक ऐसी जगह पर है जहां पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ऑलमोस्ट आकर के मिलते हैं। तो एक बड़ा अच्छा हब है अगर आपको इस जगह पर ट्रेवल करना है। अब दिल्ली देखिए, तो दिल्ली 2 जगह के बीच में है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। दिल्ली की जो कैपिटल है उसका नाम है न्यू दिल्ली, जो कि भारत की भी राजधानी है। और ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर मुख्यमंत्री पाए जाते हैं, जहां पर सीएम पाए जाते हैं। तो 4 यूनियन टेरिटरी हो गई। लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप देखें एक ऐसे ट्राइंगल पर है जहां पंजाब, हरियाणा और हिमाचल आकर के मिल रहे हैं। फिर दिल्ली जो कि हरियाणा और यूपी के बीच में है। ध्यान से मैप देखिए, एटलस रखिए अपने पास में, उसमें देखिए आप इन चीजों को। अब
आगे बढ़ते हैं। 4 यूनियन टेरिटरी के बाद ये दोस्तों हमारा 5वां केंद्र शासित प्रदेश है, 5th यूनियन टेरिटरी है, और इसका नाम है एंड दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग थी, दादर और नागर हवेली अलग था और दमन और दीव अलग था। देखिए, अब तक हमने 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की है, जिसमें से 2 पूरी तरीके से लैंड लॉक है, 2 पूरी तरीके से स्थलबद्ध है। लैंड लॉक होने का मतलब होता है कि ना ही ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं और ना ही ये समुद्री सीमा बना रहे हैं। लेकिन जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने देखे, विच इज लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये दोनों इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री बनाते हैं। तो इस तरह से ना स्टेटमेंट बनते हैं। आपको लगता है कि मैपिंग से कैसे सवाल आ गया, पर ऐसे सवाल बन जाते हैं कि बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्थलबद्ध हैं, जो पूरी तरीके से लैंड लॉक है। ठीक है, अब यहां पर देखो, दमन दीव एवं दादर एवं नागर हवेली, ये हमारी पहली यूनियन टेरिटरी है जो समुद्री सीमा बनाएगी, जो मरीन बाउंड्री बनाएगी। कैसे? अब इसके मैप को पहले आप यहां पर देखो। इसका एक हिस्सा गुजरात में है, एक हिस्सा इसका गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, और इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है दोस्तों सिलवासा। राजधानी क्या है? सिलवासा। अब जरा दिखाता हूं मैं आपका डिटेल मैप दमन दीव दादर नगर हवेली का। ये है एक डिटेल्ड मैप। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं गुजरात में, ये इलाका है दीव, समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये जो दूसरा इलाका आप देख रहे हैं, ये भी गुजरात में है, ये भी समुद्र से जुड़ा हुआ है। कौन सा है? दमन। जबकि दादर और नागर हवेली वाला जो इलाका है, ये काफी अंदर है और यहीं पर इसकी राजधानी है सिलवासा। तो यहां से ना छोटे छोटे स्टेटमेंट बनते हैं कि दादर नागर दमन हवेली में से कितने क्षेत्र समुद्री सीमा बनाते हैं। तो दीव भी समुद्री सीमा बना रहा है, आप देखेंगे दमन भी समुद्री सीमा बना रहा है, लेकिन दादर एवं नागर हवेली जो कि ध्यान देना महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री पर है, ये समुद्री सीमा नहीं बनाता, ये स्थलीय है, ये स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। तो इस तरह से मैप देखना है आपको। एक वेबसाइट भी मैंने दी हुई है, ये देखिएगा, 2019 में इनका मर्जर हुआ था। इस तरह से आप मैप देखेंगे। और देखो, अभी आपको सिर्फ मैप देखना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं लादना है, नहीं तो आप चीजें भूलना शुरू कर दोगे। स्टेटमेंट बनाना है कि अच्छा, ये कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्री सीमा बना रहे हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं, ये आप करोगे होमवर्क। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक हैं, ये 3 स्टेटमेंट बनाइए। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल कौन कौन सी है, ये पूरी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से जब आप काम करोगे, तब धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी मैप पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इनकी कैपिटल को याद करने की कोशिश करो। अच्छा, चंडीगढ़ जहाँ पर है, वहाँ पंजाब, हरियाणा, शिमला, ये ऑलमोस्ट आकर के मिल रहे हैं। दिल्ली हरियाणा यूपी के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। श्रीनगर और लेह एक जैसी लाइन पर हैं, जम्मू जबकि थोड़ा नीचे है। इस तरीके से काम करो, मैप याद होना चाहिए, हर एक चीज आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगली यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो यहाँ देखिए, अरब सागर में, अरेबियन सी में एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है, 7वीं यूनियन टेरिटरी, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऊपरी हिस्सा अंडमान कहलाता है, निचला हिस्सा निकोबार कहलाता है। ये भी आपको मैप में देखेगा। एक अच्छी ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेकर के आइए, उसमें देखना शुरू कीजिए। ऊपरी हिस्सा अंडमान है और निचला हिस्सा कौन सा है दोस्तों? निकोबार वाला हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी यूनियन टेरिटरी बचती है, 8th यूनियन टेरिटरी, और इसका नाम है पुडुचेरी। और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कैसे समझना, देखो। अभी तक वो आपसे क्या पूछेगा, पहले यहां पे लिखते हैं कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्री सीमा बनाती हैं, जो मरीन बाउंड्री बनाती हैं। तो पहला जवाब होगा कि सर, दमन दीव दादर एवं नगर हवेली।
इसमें से दीव और दमन ये दोनों समुद्री सीमा बनाते हैं। फिर पूछेगा कहाँ पर बनाते हैं, तो बता दोगे सर ये अरेबियन सी, अरब सागर। फिर दूसरा आपसे पूछेगा और कौन है, तो आप जवाब दोगे कि सर एक और है लक्षद्वीप। कहाँ पर सीमा बनाता है, अरेबियन सी में। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कौन बनाता है समुद्री सीमा, जवाब दोगे सर अंडमान एंड निकोबार भी ओशियन बाउंड्री बनाता है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बहुत बढ़िया। अब चौथा आप बताओगे कि सर पुडुचेरी भी ओशियन बाउंड्री बनाता है। पूछेगा कहाँ, तो बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा कि ये अरेबियन सी में भी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, और अरेबियन सी के अलावा बे ऑफ बंगाल में भी ये बाउंड्री बना रहा है। कैसे, अब इसके मैप को ध्यान से देखो, डिटेल से देखो। ये है दोस्तों पुडुचेरी का मैप, ये है पुडुचेरी का मैप। पुडुचेरी इस तरीके से फैला हुआ है। इसका जो पहला हिस्सा है वो कहलाता है यनम, और यनम कहाँ पर है, ये आता है आंध्र प्रदेश में। इसका दूसरा हिस्सा है पौंडीचेरी, जहां पर इसकी राजधानी है पौंडीचेरी, जो तमिलनाडु में आता है। इसका तीसरा हिस्सा है कराईकल, ये भी तमिलनाडु में आता है। और चौथा और आखिरी हिस्सा है माहे, जो कि केरल में आता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पांडिचेरी की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, तो 3 राज्यों से लगती है। आंध्र प्रदेश से भी सीमा लगती है, तमिलनाडु से भी सीमा लगती है, और केरल से भी सीमा लगती है। केरल से भी बाउंड्री लगती है। तो बड़े अच्छे प्रश्न जो मैप से बन करके आएंगे। कितनी समुद्री सीमाएं छू रहे हैं, 4 यूनियन टेरिटरी समुद्री सीमा बनाती हैं। कितनी यूनियन टेरिटरी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाती हैं, 2, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। लैंड लॉक कितनी है, तो जवाब होगा भैया 2 लैंड लॉक हैं, एक है चंडीगढ़ और एक है दिल्ली। अब दादर नागर हवेली में पहले दादर एवं नागर हवेली भी लैंडलॉक थी, लेकिन उसे दमन एवं दीव के साथ मर्ज कर दिया, और दमन द्वीप की समुद्री सीमा बनती है। पुडुचेरी समुद्री सीमा बनाता है, लक्षद्वीप आइलैंड के रूप में है, और वहीं पर अंडमान निकोबार भी आइलैंड है। तो इस तरह से आपको मैप देखना है और धीरे धीरे अपने आप को और डेवलप करते जाना है, ठीक है। अब कल का असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं। कल का असाइनमेंट ये है, मैपिंग वर्क में आपको सिर्फ ये देख करके आना है, सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ ये देख करके आना है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं और इनकी राजधानी। इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि मरीन बाउंड्री बनाते हैं और इनकी कैपिटल। फिर इसके बाद हम देखेंगे कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनकी कैपिटल। फिर हम एक एक राज्य को देखेंगे, राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप ये साथ में काम कर लिए ना दोस्तों, तो आप अभी आपको लग रहा होगा ना कि सर ये क्या बच्चों वाले काम करा रहे हो आप हमसे, सर ये क्या छोटे छोटे काम दे रहे हो, बच्चे करते हैं सर ये काम। नहीं दोस्तों, बहुत बेसिक प्रश्न। अभी मैं बाउंड्री से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, कितने खूबसूरत प्रश्न बनते हैं। कितने राज्य हैं भारत के जो 3 देशों से घिरे हुए हैं, कितने राज्य जो 3 देशों की सीमाओं से जुड़ते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, कितने राज्य हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं। ये धीरे धीरे आपको याद होगा जब इस मैप पर कम से कम आप 2 हफ्ते की मेहनत कर लोगे। 2 हफ्ते की मेहनत के बाद और फिर लगातार देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद, मैप आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और कैपिटल आपके दिमाग में चमकेगी। अब लद्दाख देखोगे तो लद्दाख में क्लियर दिखेगा कि लद्दाख की राजधानी नीचे वाले क्षेत्र में है, ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं है। देखो यहाँ बीचों बीच है ना, दिखेगा आपको। पुडुचेरी 4 जगह पर है, आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पौंडीचेरी और कराईकल है, ठीक है, और जो माहे है वो केरल वाले क्षेत्र में आता है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान वाले इलाके में। इस तरीके से आपको चीजें याद करनी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने स्पीड अब देख रहे हैं आप, धीरे धीरे स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, आगे और बढ़ाएंगे, तो तैयार रहिएगा और इसी तरीके से मेहनत करते जाइए। शॉर्ट नोट अलग से अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं शॉर्ट नोट के रूप में ही चीज़ें आपको दूंगा, बस आपको इन्हें अपनी कॉपी में बनाना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।